नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। ये अपना लास्ट चैप्टर होने वाला है। बाकी सारे चैप्टरों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। बाकी मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूं जिसमें ऑल ओवर चैप्टर्स का एक समरी आपको देखने को मिलेगा। इट मींस आप ये कह सकते हो कि सारे चैप्टरों को मिलाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, है ना, वन शॉट आप कह सकते हो, ऐसी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं दो टाइप के क्वेश्चनों की बात करूंगा। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, फिर बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चनों की। ठीक है, एमसीक्यू का जो पार्ट है वो एक साथ हम कवर अप करेंगे, लेकिन अभी हम इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है। 2 नंबर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है शोगुन से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि चैप्टर्स का मतलब क्या है। चैप्टर के मतलब से आपको चीज समझ में आ जाएंगी। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, रास्ते का मतलब होता है पाथ, यानी कि पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं मोस्टली जापान के बारे में, साथ ही साथ चीन के बारे में। ठीक है, और इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी है तो कोरिया भी, लेकिन इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जापान की चीजों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम चीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि शोगुन से क्या अभिप्राय है। तो आप देखिए हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं जापान जो है एक प्रकार की द्वीपों की श्रृंखलाएं है, जैसा कि आप इस तरीके से देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से जापान बना हुआ होता है, यानी कि कई सारे छोटे छोटे जो द्वीप है उनको मिलाकर बना हुआ है जापान। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे पर्वतीय इलाका है। ठीक, तो जापान इस तरीके से है। वहां पे होसु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइडो, इस प्रकार के द्वीप हैं जो मेन वहां के द्वीप हैं। अब होता क्या है, 12वीं सदी की बात करते हैं। 12वीं सदी से पहले की अगर मैं बात करें तो वहां पे शासक राज करते थे। वो अपने आप को सूर्य देवता के वंशज मानते थे। मतलब ये समझो कि वो देवता के वंशज अपने आप को समझते थे और उन्हीं के नीचे काम करते थे। ठीक है, एज ए सेना के तौर पर वो काम करते थे, जिनका नाम था शोगुन। क्या नाम था? शोगुन नाम था। ठीक है, शोगुन। ठीक है, तो ये शोगुन उसी के हिसाब से काम किया करते थे। लेकिन आगे चल के क्या होता है, शोगुन इतना ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि वो राजा को ही अनदेखा कर देते हैं, यानी कि राजा को इग्नोर करने लगते हैं और पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था है अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तो इस वजह से जो इनकी इंपॉर्टेंस है ना, मतलब जो शोगुनों की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या समझ में आया कि जापान एक ऐसा देश था जहां पर 12वीं शताब्दी से पहले की बात किया जाए तो वहां पे राजा राज करते थे जो अपने आप को सूर्य के वंशज मानते थे, और आगे चल के जो शोगुन थे उनके ही साम्राज्य में थे, जो कि पूरा प्रशासन का कार्य देखा करते थे। लेकिन आगे चल के वो राजों को इग्नोर करने लगते और पूरा प्रशासन अपने हिसाब से चलाया करते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो जापान है, जापान को 250 टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा नहीं, बल्कि अलग अलग जैसे राज्य समझो, इस तरीके से डिवाइड कर लिया। और वहां पर एक एक जगह पर एक एक डैम में स्थापित किए। क्या स्थापित किए? डैम में। ठीक है, इसको डैम में भी बोलते हैं, कई जगह पे इस तरीके से भी लिखा जाता है, डैम में भी लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से। ठीक है, क्या स्थापित किया? डैम में कौन से होते थे? ये प्रकार के समझो कि एक प्रकार के मुखिया होते थे। ठीक है, जो कि उनका काम होता था उस चीज को संभालना, उस जो हिस्सा है उस चीज को संभालने का काम होता था। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। तो हमें 2 चीजें समझ में आ गई, एक तो राजा के बारे में, राजा अपने आप को सूर्य के वंश समझते थे, और दूसरे नंबर पे हमें शोगुनों के बारे में समझ में आ गया, ये पूरा प्रशासन चलाने लगे थे। और आगे हमें ये समझ में आया कि इन्होंने 250 टुकड़ों में डिवाइड करके और वहां पे दैम्यों की शासन व्यवस्था स्थापित कर दी, और वो पूरे दैम्यों को अपने कंट्रोल में रखा करते थे। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है, आगे चल के धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जो राजा के जो वंशज है, धीरे धीरे करके एक राजा था जिसका नाम था मेजी। ठीक है, मेजी क्या करता है, मेजी दोबारा से अपना राज्य स्थापित कर लेता है और जो शोगुन है, शोगुन को सत्ता से हटा देता है। और इसी वजह से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी तैयार होता है कि मेजी पुनर्स्थापना, है ना, जो कि आगे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है? तो मेजी पुनर्स्थापना का ये अर्थ है कि जो राजा का जो शासन शोगुनों ने खत्म कर दिया था, आगे चल के वही शासन व्यवस्था दोबारा से स्थापित हो जाती है। उसी को हम कहते हैं मेजी पुनर्स्थापना। और मेजी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जिस राजा ने इस चीज को स्थापित किया था उसका नाम था मेजी। ठीक है, और वो बहुत ही कम उम्र में इस चीज को किया था। मे बी उस समय 15 साल के आसपास का उसका उम्र था और वो वहां पे राजा
बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके मेजी पुनर्स्थापना होता है और फिर जापान में जो शासन स्थापित हो जाता है वो मेजियों का स्थापित हो जाता है और जो शोगुनों के जो सत्ता थी, शासन थी, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बस ये इन्हीं को समझना है आपको और इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, शोगुन से क्या अभिप्राय है, दूसरा है त्रिकोणीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, तीसरा है मेजी पुनर्स्थापना क्या है। अब एक एक चीज को हम देखने वाले हैं और चीजों को समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन वही, शोगुन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, शोगुन एक प्रकार की सेना थी। ठीक है, तो क्या लिखा है, शोगुन का अर्थ होता है सर्व विजयी सेनानी। शोगुन जापान के शासक थे, मतलब शासक मतलब राज करने वाले। और ये राज कब किए, जब वहां पे जो सम्राट थे, सम्राट के प्रभुत्व को कम कर दिया और अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, शासक थे। ठीक है, जो कि सैद्धांतिक रूप से वहां पे राजा के नाम पर शासन चलाते थे, यानी कि पूरा शासन चलाने का जो जिम्मेदारी था ये शोगुनों के हाथ में था। ठीक है, कहां की बात हो रही है, जापान की। शोगुन दैन्यों पर नियंत्रण रखते थे। अभी जस्ट मैंने बात किया कि इन्होंने जापान को कई सारे टुकड़ों में मतलब डिवाइड करके और वहां पे शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। किसकी स्थापित कर दी, दैन्यों की शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। शोगुन प्रमुख शहरों तथा खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वहां पर उन सभी चीजों पर नियंत्रण रखने का काम जो करते थे वो शोगुन करते थे। समझ में आ रही बात। शोगुन का क्या मतलब हुआ, शोगुन का मतलब होता है सर्व विजयी सेनानी, यानी कि सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये आगे चल के राजा के नाम पर शासन चलाते हैं, दैन्यों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इस तरीके से शहरों तथा खदानों पर भी इनका नियंत्रण होता है। तो हमने पहला जो क्वेश्चन है वो हमने बखूबी तौर पे सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। देखिए, त्रिकोणीय व्यापार क्या होता है, त्रिकोणीय का मतलब होता है तीन, जो इस तरीके से बने, इस तरीके से व्यापार हो, त्रिकोणीय। जैसे क्या, एक तरफ रख लेते हैं भारत की, एक तरफ रख लेते हैं चीन और एक तरफ रख लेते हैं ब्रिटेन। ठीक है, हुआ क्या, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को चीन से सामान चाहिए होता था। ठीक है, चीन से सामान चाहिए होता था। तो ब्रिटेन जब चीन से सामान खरीदता था, बदले में अपने सामान को जब देता था तो चीन कहता था कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मुझे बदले में पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये अब ब्रिटेनियों के पास उस तरीके के मतलब जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट चीन को होती थी उस हिसाब से पैसे दे नहीं पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत को उस समय गुलाम बना रखे थे। तो भारत में इन्होंने अफीम की खेती शुरू कर दी। किसकी, अफीम की। अफीम आपको पता है ना, वो एक तरीके से नशीला पदार्थ है, समझिए। तो अफीम की खेती इन्होंने कहां पे शुरू कर दी, भारत में, क्योंकि भारत को इन्होंने गुलाम बना रखा था। अच्छा, फिर जब खेती कर लेते थे, फिर ये क्या करते थे, भारत से अफीम को लेकर कहां बेच देते थे, चीन में बेच देते थे। हालांकि चीन में इस चीज को बैन लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में वहां पे चीन में अफीम को बेच देते थे। अच्छा, बेचने के बाद इनको पैसा मिल जाता था, कैसा, चांदी का पैसा मिल जाता था, यानी कि चांदी का रुपया मिल जाता था। अब ब्रिटेन को जो भी सामान चाहिए होता था चीन से, वो उस चांदी के सिक्कों को देते थे और बदले में उस सामान को ले लेते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तीन कोण में व्यापार होने लगा था। तो इसी वजह से कहा जाता है इसको त्रिकोणीय व्यापार। ठीक है, तो यही देखिए क्या लिखा है, त्रिकोणीय व्यापार। ब्रिटेन, भारत तथा चीन के बीच में उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। ब्रिटेन भारत में अफीम उगाता था और इसे चीन में बेच देता था, जिससे उसको चांदी की प्राप्ति हो जाती थी, यानी कि चांदी किसको मिल जाती थी, ब्रिटेन को। आगे फिर वे ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने में उसी चांदी का प्रयोग करता था। और ब्रिटेन, भारत और चीन की उत्पादों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता था। समझ में आ रही बात, यानी कि इधर अफीम उगाया, इधर लिया, इधर बेच दिया, ये भी खुश हो गए, बदले में चांदी का सिक्का ये प्राप्त कर लेते थे और जो भी सामान खरीदना होता था चीन को देते थे और बदले में चांदी जो सामान होता था ले लेते थे, बदले में चांदी का सिक्का दे देते थे। इस तरीके से वो व्यापार होता था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, स्टार्टिंग में राजाओं के नाम राजा शासन करते थे, लेकिन आगे चल के जब शोगुन आ गए तो शोगुनों ने राजा की सत्ता को, है ना, थोड़ा सा नजरअंदाज करने लगे और फिर वो आगे चल के उन्होंने काफी दिनों तक, काफी सालों तक उन्होंने शासन किया करते 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 राजाओं का ही एक वंशज था जिसका नाम था मेजी। मेजी ने क्या किया, आगे चल के वहां पर दोबारा से राजा की शक्ति को या राजा की सत्ता को स्थापित किया और इसी को मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं।
अच्छा, इस चीज में सहयोग किसने दिया था? इस चीज में सहयोग दिया था अमेरिका ने। किसने सहयोग दिया था? अमेरिका ने। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं कैसे। आगे आपको वैसे देखने को मिलेगा, जब इसको हम बड़े क्वेश्चंस पे लेंगे तो उसमें हम एक काम करते हैं, उसी दौर पे देख लेंगे। ठीक है, अभी बस शॉर्ट में इसका आंसर समझ लीजिए। मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है? मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन, यानी कि जो सरकार चलते आ रही थी लेकिन उसके प्रभाव को कम कर दिया गया था, लेकिन उसके प्रभाव को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है ना। 1867 से 1868 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार के असंतोष थे, मेजियों की पुनर्स्थापना का यह कारण बना। ठीक है, अभी हम मेजी वाला एक बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी को हम क्लियर कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद पीछे का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये जापान है। ठीक है, जापान में सबसे पहले किसका शासन चलता था? सम्राट का चलता था। ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्य के वंशज मानते थे। चल रहा है, ठीक है। इन्हीं के नीचे होते थे जिनको हम क्या कहते हैं? शोगुन कहते हैं। शोगुनों ने क्या किया? पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया, राजा को नजरअंदाज कर दिया, सारी शक्ति को अपने हिसाब से चलाने लगे। आगे चल के क्या हुआ? उन्होंने कई सारे सुधार भी किए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें किए। लेकिन आगे चल के क्या होता है? धीरे धीरे करते करते लमसम आता है 19वीं शताब्दी का दशक। कौन सा दशक? 19वीं शताब्दी का दशक आता है। और इसमें क्या होता है? अमेरिका व्यापार करना चाहता है। किससे व्यापार करना चाहता था? जापान से व्यापार करना चाहता था। तो अमेरिका व्यापार करना चाहता था जापान के साथ, तो इसने क्या किया? अमेरिका ने यहां पर एक वो था जहाज तोप था, उसको भेजा उन्होंने, मतलब जहाज भेजा जिसका नाम था कमोडोर मैथ्यू पेरी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आते हैं और आने के बाद जापान में शासन किसका चल रहा था? शोगुन का। तो शोगुन से इन्होंने बात नहीं की, बल्कि बात किससे की? उस समय जो सम्राट के मतलब वो थे, वंशज थे, जिनका नाम था मेजी। तो मेजी से इन्होंने बात किया व्यापार से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस समझ में आया? यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये समझ में आया कि इन्होंने इंपॉर्टेंस शोगुनों को ना देकर किसको दिया? उन्हीं के वंशजों को, यानी कि मेजी को इंपॉर्टेंस दिया। अब मेजियों को लगा कि हाँ भाई, हमारी भी कुछ यहाँ पे वैल्यू है, और यहाँ के जो अदर देश वाले हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा ही शासन बरकरार है, और साथ ही साथ शोगुन अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं। जनता भी मेजी का ही सपोर्ट करने लगी, और इसके बाद धीरे धीरे करके शोगुनों की सत्ता को खत्म कर दी गई, और उसके बाद मेजी पुनर्स्थापना कहलाया गया इसी चीज को, और मेजी की शासन दोबारा आ गई। तो किसकी वजह से आया? इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से आया। किसकी वजह से आया? जनता ने सपोर्ट किया तब आया। किसकी वजह से आया? क्योंकि शोगुनों ने अच्छा शासन नहीं किया था, इस वजह से मेजी की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरीके से करके मेजी पुनर्स्थापना हुई, और आगे चल के ब्रिटेन ने भी मेजी के साथ संबंध स्थापित किए, और फिर धीरे धीरे करते करते मेजी पुनर्स्थापना हो गई। तो क्या लिखा है? मेजी पुनर्स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे? तो मेजी पुनर्स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? सबसे पहला, देश में तरह तरह का असंतोष, यानी कि शोगुनों ने अच्छा शासन नहीं किया था। शोगुन जो थे उन्होंने अच्छा शासन नहीं किया था, इस वजह से किसको लाया गया? मेजियों को लाया गया। दूसरा, इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति संबंधों की मांग की जाने लगी थी कि भाई और भी अच्छी अच्छी चीजें करनी है, संबंध बनाने हैं, तो जो कि शोगुन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मुझे मेजी शासन व्यवस्था को दोबारा से स्थापित किया जाए। आगे, और ये स्टोरी तो मैंने बताई थी। 1853 में अमेरिका ने कमोडोर मैथ्यू पेरी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और आगे चल के जापान भेजा गया। इसके तहत जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध और साथ ही साथ व्यापारिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं चल रही थी, और उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हाईलैंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाईलैंड जो था वो जापान के साथ व्यापार करता था। लेकिन आगे चल के जब संबंध अच्छे सुधरने शुरू हो गए, फिर आगे चल के ब्रिटेन भी व्यापार करने लगा, और इसके साथ साथ अमेरिका व्यापार करने लगा। इस तरीके से देखिए, एक बात समझिए, जापान एक छोटी मोटी कंट्री नहीं थी, जापान के पास बहुत सारा ताकत था। उसने अपने समय में रूस को भी हराया है, चीन को भी गुलाम बना के रखा है, और साथ ही साथ कोरिया वगैरह को, सबको। ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन आगे चल के एक समय आता है जब अमेरिका ने जापान पे हमला कर दिया,
और उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा के उसको तहस नहस कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में इतना ज्यादा वो होने की वजह से जापान ने निर्णय लिया कि भाई सरकार अपने चीजों के लिए, व्यक्तिगत चीजों के लिए, या समझो कि कभी भी लड़ाई नहीं करेगी और हम अपनी अपनी सेना नहीं रखेंगे अगर कोई दूसरा देश हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए या ये जिम्मेदारी ले लेता है। तो अमेरिका ने उस चीज की जिम्मेदारी ले ली, ठीक है। और इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरने के बावजूद भी आज जापान एक डेवलप्ड कंट्री में है। और शायद आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जापान बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जी रहा है, इंडस्ट्रीज के साथ जी रहा है। आप सोनी को देख लिए, सोनी जो कंपनी है, टोयोटा हो गया, याकूल्ट हो गया, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरे देश में स्टैब्लिश है और अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से फैला रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जापान था, जापान का व्यवस्था इस तरीके से हुआ और आगे चल के मेजी पुनर्स्थापना हो गया। तो समझ में आया होगा, आई होप सो। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये भी हमने बात कर ली, ये भी बात कर ली, ये भी बात कर लिया। अब बात करते हैं जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी और यह किस देश की सोच से प्रभावित थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जापान में जो संसद थी उसका नाम था डाइट। क्या नाम था? डाइट नाम था। और ये निजी संविधान समिति मताधिकार पर आधारित था। और ये किसके सोच से प्रभावित था? तो ये जो चीज है ये जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। किसकी सोच से? जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। तो इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि सन्यास सेन कौन था और उसके 3 सिद्धांत। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन्यास सेन कौन था? तो क्या लिखा है, सन्यास सेन 1866 से लेकर 1925, ठीक है, यानी कि आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। और वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी और वो डॉक्टर की भी पढ़ाई किए थे। 1911 में माचू राजवंश समाप्त कर दिया गया और सन्यास सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। देखिए कहा ऐसा जाता है कि जैसे हमारे देश के लिए जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने जिस तरीके से रोल प्ले किया था उसी तरीके से सन्यास सेन ने चीन के लिए रोल प्ले किया था। इन्होंने माचू साम्राज्य की समाप्त करवाया था और साथ ही साथ ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपनी शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर से शुरू की थी, लेकिन आगे चल के इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की और इस तरीके से मिशन स्कूल से पढ़ाई करके आगे चल के ये बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने अपनी प्रसिद्धि हासिल की और माचू राजवंश को समाप्त करवाया चीन में। और इस तरीके से इन्होंने वहां पर गणतंत्र की स्थापना करवाई। और सन्यास सेन को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? सन मीन चुई के नाम से भी जाना जाता है। आगे सन्यास सेन के 3 सिद्धांत भी हैं, जैसे राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। राष्ट्रवाद मतलब एकता की बात की जाती है, ठीक है, एक प्रकार की ऐसी फीलिंग जो देश के लिए होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे गणतंत्र, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक चीजें, है ना, जनता के बारे में सुनना, जनता के बारे में समझना। और अगला है समाजवाद, यानी कि समाजवाद इट मींस लाइक जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, गवर्नमेंट के लिए आपको काम करना, वो सारी चीजें इसमें आ गई। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्धांत दिया और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि ये थे कौन। समझ में आ रही बात? तो एक बार हम थोड़ा सा ना एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पीछे वाले भी कि ताकि क्या क्या चीजें हैं। शोगुन हमने पढ़ लिया, शोगुन जापान से रिलेटेड। त्रिकोणीय व्यापार हमने पढ़ लिया। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ जापान में स्थापित जो संसद थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया और कौन से सोच से प्रभावित थे ये भी हमने देख लिया। सन्यास सेन कौन थे ये भी हमने देख लिया। अब बात आती है यहाँ पे मेजी पुनर्स्थापना के कारण, ये भी हमने क्लियर कर ही लिया है। अब आती है अफीम युद्ध क्या है। तो अब देखिए अफीम युद्ध क्या है, समझिए। अफीम युद्ध बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा कि ब्रिटेन भारत में अफीम उगाता था और चीन में सप्लाई करता था। आगे चल के चीन ने इस चीज पर बैन लगा दिया कि भाई यहाँ पे कोई सेल नहीं करना है कोई भी, क्योंकि देखिए अफीम कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर ये सारी चीजें अच्छी होती तो आज किसी देश में इसको बैन नहीं किया जाता। क्यों? नशीले पदार्थ है ना, नशीले पदार्थ है, इसकी वजह से आप अपना खुद का नुकसान करोगे और साथ ही साथ अपने समाज का नुकसान करोगे, अपने देश का नुकसान कर दोगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वहां के जो नागरिक हैं वो इस टाइप से रहें, इन चीजों को यूज करके अपने जिंदगी को बेकार करें, साथ ही साथ अपने समाज को बेकार करें। तो इस वजह से सब बैन लगा दिए गए हैं। तो अब आगे चल के क्या हुआ, चीन ने इस चीज को जब बैन लगाया तो इसी के चक्कर में युद्ध भी हुआ, ठीक है, ब्रिटेन चीन में।
और इस वजह से इसको अफीम युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, दो अफीम युद्ध कब कब हुए, 1839 से 42 में, 1856 से 60 में। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा चीन में अफीम का व्यापार होता था, परंतु अफीम युद्ध की शुरुआत तब हुई जबकि इंग्लैंड ने अफीम के व्यापार के लिए सैनिक बलों का उपयोग किया। जब चीन ने उस चीज को मना किया कि भाई हमारे इधर नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज के व्यापार के लिए किसका यूज किया, सैनिक बलों का। नहीं भाई यहाँ पे तो हम सेल करेंगे तो करेंगे, इस तरीके से आगे चल के युद्ध भी देखने को मिला। चीन वासियों पर अफीम का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने ये समझा कि आखिर जो ब्रिटेन था वो अफीम बेचता ही क्यों था, इसलिए बेचता था क्योंकि उसको व्यापार करना था चीन के साथ। चीन कहता था कि हमें हमारे अकॉर्डिंग सामान चाहिए, ठीक है, या तो आप जो सामान हमसे ले रहे हो उसका भुगतान चांदी में करो, चांदी के सिक्कों में करो। तो चांदी का सिक्का तो उस तरीके से ब्रिटेन में था नहीं, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इसके साथ व्यापार करूं अफीम का, और इस तरीके से जब व्यापार करूंगा तो बदले में मुझे चांदी मिलेगा, तो चांदी से मैं जो भी चीज मुझे चाहिए चीन से वो मैं इजीली खरीद लूंगा। तो इस प्रकार की चीजें हुई। तो क्या हुआ, सबसे पहला चीज प्रभाव में देखते हैं, ब्रिटेन में उत्पादों की मांग। तो पश्चिमी उत्पादों को चीन में व्यापार नहीं मिला, मतलब जो पश्चिमी उत्पाद, इट मीन जो ब्रिटेन वगैरह जो अपने चीजों को सेल करना चाहते थे चीन के बाजार में, वहां पर उनको जगह नहीं मिला। आगे, जिनकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था, यानी कि इसकी वजह से जब व्यापार होता था तो ब्रिटेन वासियों को चांदी में व्यापार करना, मतलब चांदी देना पड़ता था, बदले में सामान लेना पड़ता था। एक तो ये होता है कि मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, इसने अपने सामान को इसको दिया, इसने अपने सामान को इसको दिया, हो गया व्यापार। एक ये कि भाई मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, मुझे अगर आप मेरे से सामान लेते हो तो बदले में आप मुझे क्या दो, पैसा दो, और पैसा किस में होना चाहिए, चांदी में होना चाहिए। तो ये वाली रणनीति चीन ने अपनाई थी कि भाई मुझे चाहिए जो पैसा वो चांदी में चाहिए, इस तरीके की चीजें जो ब्रिटेन के पास था नहीं, इसने इस वजह से क्या किया, भारत के साथ अफीम की खेती की और फिर उसके बाद ये चीन में सप्लाई कर दिया, ऐसा चलता था। आगे क्या हुआ, नया विकल्प। पश्चिमी उत्पादों को जगह न मिल पाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया रास्ता जोड़ा जिसका नाम था अफीम, और अफीम कहां उगाया, भारत में। आगे, चांदी की प्राप्ति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम की उपज करती थी और उसे चीन में ले जाकर बेच देती थी, जिसकी वजह से उनको चांदी मिल जाती थी। और इसके बाद त्रिकोणीय व्यापार भी हुआ, जैसे कंपनी चांदी का इस्तेमाल जो थी ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत, चीन के बीच में जो व्यापार है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आखिर किस किस तरीके से जो चीन वासियों पर अफीम का प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ और पर्यावरण और उद्योगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिला। तो सबसे पहला चीज क्या हुआ कि देखो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, क्या, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे कैसे हुआ, पहले इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला चीज क्या हुआ, कृषि पर कर लगाना। इन्होंने क्या किया, कृषि को पहले आइडेंटिफाई किया कि किसके पास कितनी भूमि है और भूमि के हिसाब से, उपज के हिसाब से उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे जापान में रेलवे लाइन बिछाना, यानी कि जापान में रेलवे लाइन का विकास किया गया जिसकी वजह से व्यापार अच्छा हो पाए। ठीक है, जैसे टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच पहली लाइन बिछाई गई थी जो कि 1870 से 72 के बीच में हुई थी। आगे तीसरी बात क्या लिखा गया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया, यानी कि वस्त्रों का प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों को खरीदा गया। मजदूरों का विदेशी कारीगरों से प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनर जो थे वो विदेशी बनाए गए या फिर अपने ही जगहों के अपने ही लोगों को विदेशों में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, और ताकि वहां से पढ़ के यहाँ पे आए और यहाँ की चीजों में सुधार करें। आगे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया, विदेश भेजा गया। और साथ ही साथ आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम, ताकि जैसे आप देखते हो ना बैंक लोन लेना, लोन देना,
ठीक है, मतलब लोन देने का काम, पैसा लेने के काम, साथ ही साथ अपने पास सेविंग अकाउंट में रखने का काम, इस तरीके की जो चीजें हैं, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली शुरुआत की गई। साथ ही साथ कंपनियों को कर में छूट तथा सब्सिडी देने का भी काम किया गया और इसकी वजह से काफी तेजी से तरक्की हुआ जापान में, ठीक है। लेकिन इसका पर्यावरण पे भी इफेक्ट देखने को मिला। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला? तो सबसे पहला चीज, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। आप जितने ज्यादा पेड़ों को काटोगे उतना ज्यादा नुकसान आपको होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से पर्यावरण इफेक्ट होगा। आगे क्या लिखा है? औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब चीज क्या हो गया? बढ़ गया। कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ क्या था? पलायन था। लोगों का शहरों की तरफ क्या था? पलायन था। यानी कि जो लोग हैं वो खेती ना करके अब शहरों में बसना शुरू कर देते थे, ठीक है, इस प्रकार की चीजें करते थे। तो इस तरीके से जो पर्यावरण है उस पर काफी इफेक्ट देखने को मिला। आगे समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या क्या बदलाव किए गए और इसका विस्तार से वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले जापान में विद्यालय व्यवस्था को सुधारा गया, जिसमें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। साथ ही साथ जिसकी भी उम्र 20 साल की हो जाती थी उसके लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। तो क्या लिखा है? 1870 के दशक में जापान में नई विद्यालय व्यवस्था प्रारंभ हुई, यानी कि शुरू की गई। लड़के तथा लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा था, यानी कि सबको स्कूल भेजा गया था, ठीक है। आगे, पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी गई थी ताकि सारे लोग पढ़ा पाए। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया था ताकि नई नई चीजें वो सोच पाए, प्रैक्टिकली चीज सोच पाए। राज्यों के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, और यानी कि जैसे हम देखते हैं ना कि अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, है ना, इस तरीके की चीजें। किताबों के चयन तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण, यानी कि टीचर भी बहुत ट्रेंड होने चाहिए जो उस चीज को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ किताब कौन कौन से यूज करने हैं पढ़ाई के दौरान, ये सब चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया। नैतिक संस्कृति का विषय पढ़ना जरूरी था। नैतिक संस्कृति का विषय पढ़ना जरूरी था। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा, ये सब चीज दी गई। यानी कि इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सारी चीज सिखाने के साथ साथ मोरल चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया, संस्कृति के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, सम्मान के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे से रिस्पेक्ट पाएं, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। आगे, अच्छा, इसकी वजह से राष्ट्रीय एकीकरण में क्या प्रभाव देखने को मिला? तो पुराने गांवों तथा क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक की इकाई के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था की गई ताकि स्कूल तथा स्वास्थ्य सेवाओं को जारी किया गया, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि दोबारा से सीमा डिसाइड कर देना, दोबारा से सारी राजनीतिक चीजें अप्लाई करना, दोबारा से वहां पे व्यवस्थाएं करना, इस प्रकार की चीजें हुई। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य था, यानी कि सेना में वो काम करना अनिवार्य था। आधुनिक सैन्य बल पर ध्यान दिया गया। सख्त सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब समझो एक तरीके से ध्यान देना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ध्यान देना कि जो भी सरकार की जो नीतियां है, जो भी चीजें, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो समझो वो जुर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस प्रकार की चीजें। नौकरशाही तथा सेना सीधे सम्राट के अधीन रहती थी, यानी कि सम्राट जो चाहता था उसी हिसाब से सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें की गई। अब क्वेश्चन आता है कि जापान और चीन ने आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है, स्पष्ट करना, बताना इस चीज को। तो देखिए, जब भी सबसे पहले हम जापान की बात करेंगे, फिर उसके बाद चीन की बात करेंगे। देखो दोनों, अब लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है? जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल करवा पाया। कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। यानी कि देखा जाए, जैसे हमने देखा कि वहां पे जो शोगुनों का शासन रहा वो क्रूर भी थे और चीजों को करवाते भी थे, इस तरीके की सत्ता थी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के इन्होंने अपने ही बलबूते, अगर देखा जाए तो इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था, आसपास के देशों में भी कब्जा किया था। जैसे औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी, मतलब दुश्मनी बढ़ी। जैसे इन्होंने कब्जा कर लिया, चीन पे कब्जा कर लिया जापानियों ने, कोरिया पे कब्जा कर लिया,
साथ ही साथ इन्होंने रूस पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार के छोटे छोटे इलाकों में कब्जा कर लिया। मतलब छोटा तो इलाका नहीं कह सकते, बल्कि बड़ा है, लेकिन बड़े हिस्से के छोटे से कस्बे पे कब्जा कर लेना, इस तरीके की चीज आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हुई। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं बैर की भावना बढ़ी। ठीक है, आगे पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों की नकल करते हुए अपने हल स्वयं ढूंढने की कोशिश की गई। यानी कि इन्होंने क्या किया? पश्चिमी साम्राज्यवाद की ताकतों का नकल करते हुए अपने हल स्वयं ढूंढने शुरू किया। यानी कि खुद से इन्होंने सारा सॉल्यूशन निकाला और इस तरीके से इन्होंने अपना राज किया। नए और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किए, जैसे नई विद्यालय व्यवस्था की स्थापना की, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया और निष्ठावान नागरिकों का निर्माण किया गया, ताकि ऐसे लोग जो कि अपनी पूरी निष्ठा रखें, किस चीज में? अपने देश के प्रति। ठीक है, ऐसे पूरी निष्ठा रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन ने क्या किया? चीन में पश्चिमी तथा जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। तो सबसे पहले चीज पश्चिमी तथा जापानी, यानी कि दोनों ने ही अपना कंट्रोल कर रखा था चीन पे ना। आगे 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता तथा शुद्धता पर ध्यान दिया गया। लोगों को अधिकार तथा सत्ता देने की बात शुरू की गई, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की गई। और जैसा कि हमें पता है कि आगे चल के लमसम 1911 के आसपास यहाँ पे जो चीन जो था, चीन में माचू साम्राज्य को खत्म करके वहां पर गणतंत्र की स्थापना की गई। दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था को लागू की गई, तथापि शिक्षा का विस्तार किया गया, लोगों के बीच जागरूकता को पैदा किया गया और बाजार संबंधी सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त की। यानी कि देखा जाए तो इन्होंने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया, उसके सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया, आर्थिक दृष्टि को ज्यादा ध्यान दिया और इस तरीके से चीन ने और जापान ने अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा आधुनिकीकरण किया। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ मेजी व्यवस्थाओं के बारे में की जाती है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफीम वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। मेजी पुनर्स्थापना ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आगे भी तो कर ही लिया है। साथ ही साथ छोटे क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो संन्यास सेन वाला इंपॉर्टेंट है। शोगुन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, त्रिकोणीय व्यापार क्या है, मेजी पुनर्स्थापना, और इसके साथ साथ ये पूरा जो अपना चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, और कोरिया के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि वो टॉपिक्स उतना ज्यादा पूछता नहीं है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है तो इस वजह से मैंने उसको कराया नहीं। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।